नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी फिजिक्स की बुक और उसका चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही सरल चैप्टर है और हमें भी पढ़ने में लगातार मज़ा आ रहा है और उसी कड़ी के अंदर हम बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले एक शानदार टॉपिक के साथ हम इसमें आए हैं और उस टॉपिक का नाम है लेंस मेकर सूत्र। ठीक है बच्चों, लेकिन लेंस मेकर जिस फॉर्मूले से बनता है उसका नाम है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, और गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन को भी हम समझेंगे क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। ये दोनों ही जो टॉपिक हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में बड़े नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनमें ये क्या है, दोनों शामिल हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए, हम इन दोनों डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानकारी लेंगे लेंस के बारे में। तो बच्चों, पहले हम समझते हैं कि लेंस क्या होते हैं। ठीक है, लेंस की हम बात करते हैं। सीधी सी बात है कि हमने अब तक जो पढ़ा था, पहले वाले वीडियो जो आपने जरूर देखे हैं, उनके अंदर हमने जानकारी ली थी किसके बारे में, दर्पण के बारे में। फिर दर्पण के बाद अपवर्तन की जो घटना आई थी उसमें लेंस का रोल अहम रहता है, क्योंकि लेंस जो होता है वो दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है। एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो लेंस क्या होता है, जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अब मैंने कहा वक्र पृष्ठों से, ये लीजिए वक्र पृष्ठ हो गए। अब इन वक्र पृष्ठों को आप किस तरीके से मिलाते हैं वो डिपेंड करता है उसकी प्रकार पर कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम इसको ऐसा का ऐसा मिला दें तो एक टाइप तो ये हो गया, और एक इन्हीं वक्र पृष्ठों को हम ऐसे मिला दें तो दूसरा टाइप आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो लेंस होगा आपका वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मध्य भाग से क्या होता है, मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। देखिए मध्य भाग से क्या है, मोटा है और किनारों से पतला होता है। ठीक है, तो ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या है, पतला, और मध्य भाग से क्या होता है, मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। रट्टा मारने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चलो अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस वह लेंस होता है, बता भी चुका हूँ, जो मध्य भाग से होगा पतला, किनारों से होगा मोटा। कोई दिक्कत नहीं है, और ये इनमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस से अपवर्तन के नियम हमें ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि अपवर्तन के नियमों से ही हम आगे जो लेंस मेकर सूत्र है या गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का डेरिवेशन है उसमें हम चित्र बनाएंगे, और उस चित्र को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की किरण लेंस से किन नियमों से क्या होती है, आगे गुजरती है और प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो देखो, लेंस से अपवर्तन के हम यहाँ केवल 3 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम जो ये है कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है जिसके अंदर देखो दर्पण में तो ध्रुव कहते थे, लेकिन यहाँ लेंस का जो मध्य बिंदु होगा वो प्रकाश के अंदर होगा। तो प्रकाश के अंदर फोकस लेंस के इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो लेंस का मध्य बिंदु और प्रकाश के अंदर, लेंस के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अंदर हो गया, फोकस बिंदु हो गए। तो ये सब जिस लाइन पर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल आने वाली जो प्रकाश की किरण है बच्चों, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे आपको पता है क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो या तो मुख्य फोकस से गुजरती है या दूसरे लेंस के लिए गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए चित्र के अंदर आप देखिए, पहले इसमें उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस में आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण आ रही है और फोकस पर केंद्रित हो रही है। जो कार्य अवतल दर्पण कर रहा था प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए, वही कार्य यहाँ नाम बदल गया, उत्तल लेंस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए आप, यहाँ
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो जो कार्य उत्तल दर्पण कर रहा था वो कार्य यहाँ कौन कर रहा है? अवतल लेंस कर रहा है। दूसरा नियम, इसी के अंदर हम किरण की दिशा बदल देंगे और हमारा नियम बन जाएगा कि अगर प्रकाश की किरण या तो फोकस से वास्तव में आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखिए, आप पहले उत्तल की बात कर लें तो उत्तल के लिए देखिए, मुख्य फोकस से आ रही है, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद चली गई सीधी, यानी मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। यहाँ देखिए आप, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तृतीय नियम की बात करते हैं। तृतीय नियम बच्चों सिंपल सा है। तृतीय नियम में आपको बताना है कि जो इनका मध्य बिंदु है, अर्थात जो प्रकाश केंद्र है, तो प्रकाश केंद्र के मध्य से गुजरने वाली, यानी प्रकाश केंद्र से ही गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन की सीधी की सीधी गुजर जाती है। जिस प्रकार दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है, उसमें तो पथ की पुनरावृत्ति होती है क्योंकि वो परावर्तन था। यहाँ ये क्या है? ये अपवर्तन है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधी एंटर हो जाती है बिना किसी विचलन के। तो ये तीसरा नियम है जो हमारे सबसे ज़्यादा काम में आने भी वाला है। देखिए, अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों अब बिल्कुल आप आराम से बैठ जाइए और वीडियो को बिल्कुल बारीकी से आपको देखना है, क्योंकि अगर एक भी लाइन समझ में नहीं आई तो आगे वाले स्टेप आपके समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप इसको आसानी से समझे। बोर्ड एग्जाम में ये बड़े नंबर के रूप में ये क्वेश्चन आता है। चलो आपको आराम से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने चित्र लिया है। ठीक है, चित्र हमने लिया है। इस चित्र के अंदर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन को दर्शाया गया है। ठीक है, गोलीय पृष्ठ यानी गोलीय पृष्ठ, ये लीजिए गोलीय पृष्ठ, ये एक गोलीय पृष्ठ है। अब इस गोलीय पृष्ठ पर क्या करना है? अपवर्तन दिखाना है। मतलब इसका मतलब एक माध्यम इधर हो जाएगा और एक माध्यम इधर हो जाएगा। ओके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये इसकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, अब इस मुख्य अक्ष के ऊपर अब आप देखिए, चित्र में आइए। चित्र में हम इसमें मुख्य अक्ष में हम एक लेंगे बिंदु बिंब। क्या लेंगे? बिंदु बिंब लेंगे। और बिंदु बिंब क्या है? यहाँ पर ओ है, दिख रहा है आपको? ओके, चलो अब इस बिंदु बिंब ओ से प्रकाश की किरण निकलती है। एक किरण तो निकल रही है, ये देखिए आप, सीधी प्रकाश के अंदर से, तो ये सीधी जाएगी। दूसरी हमने आपतित करवाई इस पृष्ठ पर और हमें पता है वो अपवर्तित होगी। चलो मान लो कहीं भी जाकर अपवर्तित हो रही है। ठीक है, मान लो ये यहाँ जाकर अपवर्तित हो गई, तो जो ऑब्जेक्ट ओ यहाँ था, ठीक है ना, बिंदु बिंब है ओ, उसकी इमेज बन गई क्या? आई। क्योंकि दोनों किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या बनेगा बच्चों? वहां पर जाकर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया अभिलंब, कोई दिक्कत नहीं है। अभिलंब हमने यहाँ इसको लिख दिया सी, वक्रता केंद्र के अकॉर्डिंग। चलो, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी बच्चों? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ, बिंब को, बिंब की जो पृष्ठ आपको दिया गया उस पृष्ठ से दूरी क्या होती है? हम बार बार पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो भी हमने जो देखे हैं उसमें भी आपको पता है, यू। बिंब की जो सामने पृष्ठ है उस पृष्ठ से दूरी, कि पृष्ठ से आपको काउंटिंग करनी है, यू। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? वी होगी। तो बताओ यू कौन सी होगी? यू होगी इस मध्य बिंदु से, मान लीजिए इसको एम मान लीजिए आप, इस एम से हम यहाँ आ जाएंगे, एम से ओ। तो एम से ओ क्या है बच्चों? यू है। चित्र समझ में आ जाएगा। आगे मैथमेटिक मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या हो गया? बिंब। प्रतिबिंब कहाँ है? ये लीजिए प्रतिबिंब। आपका इमेज कहाँ जा रहा है? ये रहा हमारा इमेज आई। तो यहाँ बन गया यू, ये बन गया वी, कोई दिक्कत नहीं है। और एन एम, एम ये मध्य बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? पृष्ठ है। आई क्या है? आपतन कोण है। आर क्या है? अपवर्तन कोण है। और एन वन क्या है? एन वन पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। एन टू क्या है? एन टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो
आगे बढ़े, देखते हैं इसको। अब इसमें आपके कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब देखो हम इसमें एक काम करेंगे। आगे हमारे पास चित्र है भी, और उसी चित्र के अंदर हम बात कर लेते हैं। चलो, 10 NOM, ठीक है, चित्र हमें वही लेते हैं अपन। तो देखो उस चित्र में NOM दिख गया। फिर अब आप कहेंगे सर ये NOM कैसे हुआ? तो NOM इसलिए हुआ, ये जो आपका NM है इसको आपको लेना है लंबवत। आप देख रहे हैं डॉट डॉट किया हुआ बीच में, ये देखिए डॉट डॉट दिख रहा है आपको, डॉट 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 किया हुआ ना। तो ये जैसे इसको डॉट डॉट करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक चित्र बन जाएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा O, ठीक है बच्चों। तो NMO, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में लाल बट्टा कक्का के सूत्र की सहायता से हमें पता है भाई, लाल बट्टा कक्का का जो सूत्र होता है उसमें आप जानते हैं L/A को हम क्या कहते हैं? tan थीटा। तो देखो लंब NM, आधार OM, किसके लिए? इस कोण के लिए NOM, इसको हम मान लेते हैं अल्फा। अल्फा क्यों माने? थोड़ी गणित कम हो जाएगी, ठीक है। पहला समझ गए ना, tan थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है? NOM, tan NOM, ठीक है, जिसको मैंने मान लिया tan अल्फा। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, एक स्टेप, ये अपना पहला काम हो गया। ओके, दूसरा करते हैं। दूसरा देखिए N M, ये M है, और ये हो गया अपना C, और वापस क्या बन गया? समकोण त्रिभुज NCM। तो लंब दिख रहा है आपको NM, आधार MC, ठीक है। तो NM/MC, ठीक है। चलो इसको अपन मान लेते हैं बीटा। तो tan कोण NCM बराबर tan बीटा बराबर लंब NM बट्टा आधार MC। ओके, फिर एक और देखिए, NM तो लंबवत है, एक और देखिए ना, ये रहा यहाँ पर पूरा पूरा लेना यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन मान लेंगे गामा, ठीक है। तो फिर से NIM, तो समकोण त्रिभुज है, लाल बटा कक्का है, तो tan NIM बराबर tan गामा, हम इसको ले रहे हैं, बराबर लंब हो गया NM बट्टा आधार हो गया आपका MI, तीनों मान हो गए। चलो तो देखो पहले NOM की बात की, क्या आ गया? tan अल्फा MN बट्टा OM, ठीक है। लेकिन ये मैथमेटिक करने से पहले आपको पता है कि जो द्वारक है, जो पृष्ठ है, उसको हमें क्या लेना होगा? लंबवत लेना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से NCM कर दिया tan बीटा के रूप में MN/MC, और tan NIM कर दिया tan गामा के रूप में MN/MI। ये समझ गए? अब आपके आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि tan अल्फा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है अल्फा, tan बीटा की होती है बीटा, और tan गामा की होती है गामा। और जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन दोबारा आ जाएंगी। देखिए ये इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पर? दोबारा आ गई कि हमने जो पहले अल्फा लिया था, ये अल्फा माना था हमने, ये हमने बीटा माना था, और ये हमने लिया था यहाँ पर गामा। और अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो tan अल्फा अप्रोक्सीमेट अल्फा कब? जब अल्फा की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। इसी प्रकार से बीटा और गामा की अगर बात की जाए, tan बीटा tan गामा, और सेम का सेम तीनों इक्वेशन रिपीट हो गई, ठीक है, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ तक तो चलो आप कहोगे सर हम कर लेंगे, समकोण त्रिभुज मानना है, अल्फा बीटा गामा tan की सहायता से उनकी वैल्यू निकालनी है, चलो हो गया। अब देखो, अब इसमें स्नेल का नियम आप यूज में लेंगे, और स्नेल का नियम आप जानते हैं साइन I बटा साइन R होता है, I बटा R। तो हमें I की वैल्यू चाहिए। तो इस चित्र में आप ध्यान से देखिए कि I हमें कहाँ मिलेगा। तो देखो I हमें यहाँ मिल रहा है, तो ध्यान से देखेंगे ना, तो I जो है ना वो इस NOC का एक त्रिभुज NOC का एक बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान आपको पता है, उसके अंदर बनने वाले दो कोणों के अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज NOC के लिए I क्या है? एक
बहिष कोण है, और इसके अंदर जो दो अन्य कोण बन रहे हैं, जैसे आपको बताया था कि इसको माना था अल्फा, इसको बीटा माना था, और इसको क्या माना था, गामा। ठीक है, तो अंदर दो कोण हैं अल्फा और बीटा, मतलब ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़ा जाए तो बहिष कोण आई की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल मानते हो इस चीज़ को कि आई का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बहिष कोण प्रमेय के अनुसार। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि भाई चलो साइन आई का आई तो आ गया, लेकिन साइन आर का आर कहाँ है, तो देखो बच्चों आर ये छुपा हुआ है यहाँ पर। तो आर जो है ना, आर खुद एक त्रिभुज के अंदर घुसा हुआ है, दिख रहा है आपको, एन सी आई, इसके अंदर ये आर है और ये गामा है, या ये गामा है। ठीक है, आर प्लस गामा, अगर आर प्लस गामा को जोड़ा जाए फिर से एक बहिष कोण आ जाएगा जिसको हमने पहले से मान रखा है बीटा। ठीक है, तो अंदर बनने वाले कोणों को हमने फिर से जोड़ा, तो बीटा बराबर आ गया आर प्लस गामा। और यहाँ से हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। चलो साइन आई का मान आ गया, साइन आर का आ गया। अब जिसकी बात कर रहे हो, जिसका इंतजार कर रहे हो, उसको लिख दो। किसका, स्नेल के नियम से भूमिका हमने बना दी, साइन आई की वैल्यू लेकर आ गए, सॉरी आई की वैल्यू लेकर आ गए, और आर की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। चलो तो देखो अब हमें पता है ये तो होता है स्नेल का नियम जो हमने पूरा लिख दिया है, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो हम पहले मान चुके हैं, पहले माध्यम का n1 है, दूसरे माध्यम का n2 है, इसलिए ये हो गया n2/n1। लेकिन जब हमें पता है, देखो इसको तो यहाँ लिख देंगे हम दोबारा। ठीक है, हमें पता है कि अगर साइन की जो न्यूनतम वैल्यू होती है थीटा के लिए, तो वो उसके अल्प मानों के लिए उनके थीटाओं के बराबर होती है। जैसे साइन आई का आई होता है, साइन आर का आर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो साइन आई और साइन आर में से साइन हट गया क्योंकि हम उनकी वैल्यू ले रहे हैं मिनिमम। ठीक है, न्यूनतम मानों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम मानों के लिए आई और आर का अनुपात देखिए वही स्नेल का नियम सेम है, बस साइन साइन हट गए यहाँ से। तो I/R बराबर n2/n1। अब ये आपके बहुत आसान हो गया, अब आगे कुछ नहीं है, गुणा भाग करने ध्यान से करते जाइए। देखिए अब मैं इसको क्रॉस करूँगा, तो क्रॉस का मतलब n1 को क्रॉस करूँगा किससे, I से, क्या आ जाएगा, n1 I आ जाएगा। R को क्रॉस करूँगा किससे, n2 से, क्या आ जाएगा, n2 R आ जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, I का मान आपने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, और गामा का भी हमने निकाल रखा है बीटा माइनस, सॉरी आर का मान भी हमने निकाल रखा है बीटा माइनस गामा। तो दोनों मान एक तो आई की जगह रखना है और एक गामा की जगह, सॉरी आर की जगह रखना है। तो देखो ये रख दिया हमने किसका मान, आई का मान, फिर हमने n2 बीटा माइनस गामा, ये किसका मान रख दिया, ये तो हो गया आई का और ये हो गया आर का। ठीक है, अब देखो बच्चों गुणा कर दो अंदर, n1 अल्फा कोई दिक्कत नहीं है, n1 बीटा कोई दिक्कत नहीं है, n2 बीटा और फिर माइनस n2 गामा। ठीक है, अब देखो सेम सेम भाई भाई, तो सेम सेम भाई भाई है बीटा, ये देखो बीटा बीटा दिख रहा है, अल्फा एक बार गामा एक बार बीटा दो बार, तो बीटा बीटाओं को मिला दो। तो देखो कैसे मिलाएंगे, n1 बीटा को उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो देखो ये आ गया, इसको इधर ले गए ना, तो n2 बीटा पहले से ये उधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस n1 बीटा हो गया। अब जब भाई आ गया तो इसका क्या काम, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो n1 अल्फा और ये माइनस का इधर आकर क्या हो गया, प्लस का हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, n2 गामा हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से कॉमन आ गया n2 माइनस n1, क्या बचेगा, बीटा कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो बच्चों अब आप समझ रहे होंगे मैंने अल्फ़ा बीटा गामा क्यों माना था, ताकि गुणा भाग कम हो जाए। अदरवाइज हमें ये mn/OM, mn/MI, mn/MC ये हम बार बार लिखते रहते और हमारी इक्वेशन डबल होती रहती, या हमारी कॉपी पेज भी कम हो गए और हमें समझ में भी आराम से आ गया। अब बच्चों वो मान वापस ले आओ, अल्फ़ा के गामा के जो हमने स्टार्टिंग में काम में लिए थे, और ये हो गया बीटा का। तो अब इसमें देखो mn की mn से नमस्ते हो जाएगी mn यहाँ से उड़ जाएगा, बच गया क्या, देखो इसमें बच गया n1/OM प्लस n2/MI और n2 माइनस n1/MI
OMC। अब हमारा काम हो चुका है, बस अब हमें चित्र में ये पहचाना है कि OM क्या है। O तो आपका ऑब्जेक्ट था, M क्या था, उस पृष्ठ का बीच का बिंदु जिसे हम क्या कहते हैं, U कहते हैं। ये इस तरफ था, बाईं ओर था, और प्रकाश इधर जाता है, बाएं से दाईं ओर जाता है प्रकाश, और ये बाईं ओर था। तो U का मान तो 99% मैंने कहा है आपको क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो U की वैल्यू तो हो जाएगी नेगेटिव। MI, I मतलब इमेज, और M मतलब उसका मिडल पॉइंट हो गया। तो आगे प्रतिबिंब आगे बढ़ रहा है, तो ये दूरी कौन सी होगी, ये V होगी, प्रतिबिंब की दूरी, जो कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि प्रकाश भी उधर जा रहा है और इमेज भी उधर ही बन रही है। ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या R। मान रख दो, देखो ये मान रख देंगे इसके अंदर मान रखते ही ये बन जाएगा OM माइनस U, MI प्लस V, और ये वक्रता त्रिज्या आपकी हो गई R। तीनों मान आपने रख दिए, तो N1 बट्टा माइनस U प्लस N2 बट्टा V बराबर N2 माइनस N1 बट्टा R। आपका आंसर इसमें आ चुका है। एक स्टेप और लेंगे, माइनस का स्टेप आगे ले जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं होती है। देखो इस प्रकार से माइनस U था ना, उसको हम आगे ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा बन गया आंसर। तो बच्चों ये टॉपिक है जो है वो एग्जाम में जब आता है तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के पदों के रूप में एक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए संबंध प्राप्त कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये पहला डेरिवेशन इस वीडियो का हमने सोल्व कर लिया है। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, जहाँ भी दिक्कत आ रही है उसे पॉज करके उसको पूरा उसका अध्ययन कीजिए। तो बच्चों अब हम इसमें दूसरा टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम में इससे भी ज़्यादा मोस्ट है, और उसका नाम है लेंस मेकर सूत्र। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है, लेकिन उसी का एक और नाम भी होता है पतले लेंस से अपवर्तन। अब आप कहेंगे सर लेंस पतला कैसे होता है देखो ये हमने मिला दिया। अब अगर बीच की दूरी आप दिख रहे हैं, जहाँ से मोटा दिख रहा है, अगर उसकी दूरी और कम कर दी जाए तो देखो अब बीच का डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा ऐसे। अब देखो अब ज़्यादा है, अब बीच की दूरी कम कर दी जाए तो जितनी डिस्टेंस आप कम करते जाओगे, यानी प्रकाश के अंदर के जितना पास आते जाओगे, लेंस उतना पतला होता जाएगा। वक्र पृष्ठों के बीच की दूरी मध्य भाग से कम कर दी जाए तो लेंस क्या बन जाता है, पतला बन जाता है। देखो गोलीय पृष्ठों से हमें पता है लेंस बनता है। ऐसे लेंस जो मैंने आपको बताया था कि उनकी सरफेस जो है, जो उनके तल हैं, उनकी दूरी बहुत ही कम होती है, और मतलब प्रकाश के अंदर बिल्कुल ही क्या होता है भाई, इसका प्रकाश के अंदर इसका प्रकाश के अंदर, ये लीजिए पास में आ गए, तो प्रकाश के अंदर उनके बिल्कुल अत्यंत समीप है, अत्यंत समीप है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पतला लेंस कहते हैं, पतले लेंस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है, हमें तो लेंस मेकर की ही बात करनी है। कुछ बातें और हैं इसमें। पतले लेंसों के लिए गोलीय तल और प्रकाश के अंदर लगभग क्या होते हैं, लगभग एक ही पॉइंट पे होते हैं, क्योंकि बीच में उनको जितना आप पतला मानोगे उतना वो आदर्श पतला लेंस बनता जाएगा। ठीक है, इन बिंदुओं से प्रकाश किरण, जैसे आप जानते हैं कि प्रकाश के अंदर से अगर प्रकाश की किरण आती है तो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। और पतले लेंस से अपवर्तन कितनी बार होता है बताइए, कितनी बार होता है, 2 बार होता है। कैसे, देखिए ये लेंस हो गया, तो पहले अभी हमने पढ़ा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, एक पृष्ठ से अपवर्तन, तो इसको N1 मान लीजिए, इसको N2 मान लीजिए, इसको N1 मान लीजिए। N1 मतलब हवा, N2 मतलब कांच, N1 मतलब हवा। तो पहले हवा से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है, फिर कांच से कहाँ जा रही है, हवा में। तो अपवर्तन कितनी बार हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 बार हुआ, क्योंकि पहले वायु से कांच फर्स्ट, फिर कांच से वायु सेकंड। तो इस प्रकार ये 2 बार इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों बिल्कुल प्यारा टॉपिक है, आपको ध्यान लगाकर समझना है, कोई समस्या आपके इसमें आएगी नहीं। पहले हम बात कर लेते हैं चित्र की। चित्र में देखो उभयोतल लिखा हुआ है। उभयोतल का मतलब होता है ये दोनों ही तल क्या है, उत्तल है, और दोनों का हमने मिला दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उभयोतल। उभय होता है दोनों, और दोनों उत्तल, तो दोनों उत्तल ही है। ठीक है, तो दोनों उत्तल हैं और इससे एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें देखो इस डेरिवेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन चित्र एक चित्र है, उस चित्र को फिर 2 भागों में तोड़ेंगे, यानी हमें 3 चित्र समझने हैं, और बस केवल दिमाग से समझना है, और इसमें आपकी कोई समस्या आएगी नहीं। देखो ये क्या है बच्चों,
ये है बिंदु बिंब O। क्या है? बिंदु बिंब O। अब इस बिंदु बिंब O से प्रकाश की किरण एक तो चलेगी सीधी, कहाँ से? प्रकाश केंद्र से, और एक चली जाएगी लेंस के किसी भाग पर। तो हम देखते हैं कि एक किरण ये चलेगी, सीधी जा रही है, ओके, और एक लेंस के किसी भाग पर जा रही है, और आगे जाकर ये अपनी क्या बना रही है? अपनी इमेज बना रही है। तो बिंदु बिंब O का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? I बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, प्रतिशत हो गई। अब कांच से बाहर जो माध्यम है उसको हमने मान लिया N1, कांच के अंदर जो है उसको हमने मान लिया N2, दूसरा माध्यम, और वापस पहला माध्यम रिपीट हो गया तो उसको हमने लिख दिया N1। ठीक है। चलो, अब वस्तु कहाँ रखी हुई है? वस्तु ये O है, तो O इस मध्य बिंदु से रखी हुई है कहाँ पर? ये आपको पता है, बिंब की इस मध्य बिंदु से जो दूरी होती है वो क्या होती है? प्रकाश केंद्र से दूरी क्या होगी? बिंब की दूरी U, और इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी दूरी क्या होगी? V होगी। ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या होगी? समस्या ये होगी कि एक पतला लेंस 2 बार अपवर्तन करता है, तो हमें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन जो भी हमने पढ़ा है उस सूत्र से 2 समीकरण बनानी है। कैसे? पहले समीकरण बनेगी वायु से कांच में, पहली समीकरण आ जाएगी जो अभी हमने बनाई थी, और फिर सेकंड समीकरण बनेगी कांच से वायु में। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 समीकरण बनेंगी, फिर उनको ऐड करके हमारा आंसर निकालना है। आया समझ में? तो इस चित्र में तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई समस्या है, लेकिन अब इस चित्र को हम खोलेंगे। खोलने का मतलब ये होता है, जैसे आपको पता है कि आप मान लीजिए कि आप एक चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, आराम से आप देख रहे हैं, ठीक है। अब चश्मे के ऊपर एक चश्मा और लगा दिया, तो पहले जितना दिख रहा था उससे क्या दिखेगा? कम दिखेगा। इसका मतलब अगर एक लेंस की बात की जाए, एक लेंस से, तो जो आगे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी ज़्यादा होती है तुलना में 2 लेंसों से। ठीक है। तो इस बात को समझे आप। और एक और बात भाई, पहला पृष्ठ, पहले पृष्ठ के लिए बिंब कौन है? O। ठीक है। अब O इस पहले पृष्ठ से क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी और एक इमेज बन जाएगी I' मान लीजिए। अब वो जो पहला जो पृष्ठ है AP1B, वो इमेज I बना रहा है, उस I की इमेज फिर दूसरा पृष्ठ बनाएगा। तो इस पहले पृष्ठ के लिए इमेज बिंब क्या है? O है, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए इमेज वो होगी जो इस लेंस से अपवर्तित हुई है, और जो अपवर्तित हुई है वो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगी? बिंब हो जाएगी, और लास्ट में जाकर उसका आंसर, फाइनल आंसर प्रतिबिंब आता है। ऐसे समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, चित्र बनाते हैं। देखिए, वक्री पृष्ठ की शर्त पहले रिपीट कर लेते हैं। ये लीजिए, अभी पढ़ कर आए हैं जस्ट। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है। V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से? मध्य बिंदु से। U बिंब की दूरी मध्य बिंदु से। R वक्रता त्रिज्या। अब इसको हम क्या करेंगे? उस चित्र को 2 भागों में तोड़ लेंगे, क्योंकि उस चित्र के अंदर एक में तो लिखा हुआ है AP1B, दूसरा है AP2B। तो हम क्या करेंगे? पहले AP1B की बात करते हैं, तो AP1B की, और बाद में AP2B की। तो पहले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए, AP1B। देखिए, अब समझो इसको, AP1B, AP1B। हमने केवल एक पृष्ठ की बात की है, दूसरा पृष्ठ एक बार भूल जाओ। ठीक है। ये हवा दिख रही है आपको, अपवर्तनांक दिख रहा है N1। ठीक है। हमारी वस्तु कहाँ है? ये रही वस्तु O। अब हम इसकी डिस्टेंस में देखो, U और V तो हम मानते हैं, लेकिन U तो होती है स्टार्टिंग में और V होती है फाइनल, तो बीच में क्या माने? इसलिए हमने यहाँ स्पेस रखा है एक। तो देखो, ये तो हमें पता है कितनी है बच्चों, ये हमारी है U, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ एक इमेज बनेगी इसके बाद में। ठीक। अब वो कहाँ बनेगी? मान लेते हैं वो बन रही है, बताओ कहाँ माने? V1 मान ले क्या? चलो V1 मान लेते हैं, V1। ठीक है। मतलब पहले ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है कहाँ पर? I1 पर बन रहा है। किसके द्वारा? पतले लेंस के
पहले पृष्ठ के द्वारा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें एक चीज़ तो है u, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी होगी, माइनस होगी क्योंकि बाईं ओर है ना, देखो यहाँ बाईं ओर प्रकाश इधर से आएगा और ये इधर है v1, ये पढ़ते हुए दूरी होगी और एक क्या चाहिए, एक चाहिए वक्रता त्रिज्या, ये कैसी होगी, आगे की है ना, तो इसमें भी आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। अब सूत्र में तीनों मान रख दो। देखो n2 बट्टा पहले सूत्र में क्या था v, क्योंकि हमने पहले पृष्ठ का लिया है तो क्या आ गया v1 आ गया, बाद में बिंब दूरी क्या आ गई u आ गई, वक्रता त्रिज्या हमने मान ली यहाँ पर r1, समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सेकंड इक्वेशन में आप गलती कर जाओगे, क्यों, देखिए n2 उस फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला बताया गया था उसमें भी n2 ही था। n2 का मतलब होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमने पहले माध्यम का अपवर्तनांक वायु था, इसलिए हमने उसका अपवर्तनांक लिया n1, तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्या हो गया n2, तो हमने एज इट एज फॉर्मूला यूज में ले लिया। लेकिन जैसे हम अगला पृष्ठ करेंगे तो अगले पृष्ठ में क्या होगा बच्चों, अगले पृष्ठ में ये जो आपका n2 है वो n1 बन जाएगा। कैसे, चलो बात करते हैं। या n1 n2 है तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है n1 और n2 क्या है दूसरे माध्यम का, और सूत्र में क्या लिखा हुआ था n2 लिखा हुआ था, तो n2 मतलब था दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए दूसरा पृष्ठ, इस समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में दिक्कत आएगी, वो आप क्या होगा, उसमें n2 लिखा हुआ तो आपको n2 को n2 नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि पहले वायु से कांच था, अब कांच से वायु है, तो पहले आप n1 से n2 में आ रहे थे, अब आप n2 से n1 में जा रहे हैं, तो n2 से जब n1 में जा रहे हैं तो पहला माध्यम तो आपका हो गया n2 और दूसरा माध्यम हो गया आपका n1। ठीक है, देखिए तो जब हम बात करें दूसरे गोलीय पृष्ठ AP2B के द्वारा, देखो अब हम वायु से कांच में आगे, लीजिए कांच का अपवर्तनांक तो बदलने वाला नहीं है, n2 है, तो अब पहला माध्यम कौन सा है, अब यहाँ पहला माध्यम है n2, ठीक है, और दूसरा माध्यम कौन सा हो जाएगा n1। ठीक है, अब जैसे उसमें हमने u माना था, अब वो u तो रहा नहीं, क्यों नहीं रहा, क्योंकि u की इमेज कहाँ बनी थी v1 पर। मैं चित्र में दोबारा दिखा देता हूँ, ये लीजिए v1 यहाँ, और जैसे ही मैंने कहा चश्मे के ऊपर चश्मा तो दूरी कम हो जाएगी, लेंस का दूसरे पृष्ठ से जैसे अपवर्तन होगा तो जो पहले I1 पर बन रहा था वो आभासी अब कहाँ जाएगा, अब वो I पर आ जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी और फाइनल जो हमें चाहिए वो V हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ U था वहाँ हम क्या काम में लेंगे V1, ठीक है, और जहाँ हमने V1 काम में लिया था वहाँ हम क्या काम में लेंगे V काम में लेंगे, जहाँ हमने R1 काम में लिया था वहाँ क्या काम में लेंगे R2 काम में लेंगे। ठीक है, और अपवर्तनांक वहाँ पहले माध्यम का n1 था, अब यहाँ पहले माध्यम का होगा n2। यही एक सबसे बड़ी समस्या है जिसमें आपकी दिक्कत हो जाती है और आपकी पूरी समीकरण गलत हो जाती है। और जहाँ n2 था दूसरा माध्यम, तो अब यहाँ दूसरा माध्यम वायु है तो उसका n1, भाई पहले n1 से n2 और अब n2 से कहाँ जा रहे हैं n1 में जा रहे हैं। तो अब देखो समीकरण में v के संगत क्या आ रहा है n1 और उसमें क्या था n2, यहाँ क्या है n1, क्यों, क्योंकि फाइनल आप कहाँ पहुँच गए वायु में पहुँच गए, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ क्या हुआ, यहाँ हवा में आ गए तो n1 हो गया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n1। सीधी सी बात करूँ तो जहाँ 2 था वहाँ 1 करना है, जहाँ 1 था वहाँ 2 करना है, तो n1 बट्टा v माइनस n2 बट्टा v1, पहले u था यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और ये देखो ये भी चेंज हो गए क्योंकि उसमें n2 माइनस n1 था और अब माध्यम बदल गया, भाई पहले वायु से कांच था अब कांच से वायु है, तो अब क्या हो जाएगा, अब n1 माइनस n2 कहाँ पहुँच गए वायु में कितना है n1, कहाँ थे कांच में कितना है, कितना था n2, तो n1 माइनस n2, ये समीकरण 2। अब आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर फिर भी आ रही है तो एक बार वीडियो को वापस आप सुन लीजिए। अब देखो समीकरण 1 तो पहले बन गई, ये समीकरण 2 हो गई, अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। अब आप समझदार हो, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये हमने इनको आपस में जोड़ दिया, इनको जब आपस में जोड़ोगे तो आप देखोगे मैंने एक बीच में एक v1 माना था, तो वो आप अगर कुछ और मानना चाहते हो तो मान सकते हो क्योंकि वो कटेगा वीडियो से मानते हैं कुछ, जैसे अभी n2 अपॉन v1 माइनस n2 अपॉन v1 कट गया। मेन चीज़ तो u और v की होती है, u और v बच गए ना। और आगे देखिए n2 माइनस n1 बटा r1,
N1 माइनस N2 अपॉन R2, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस N1 बटा U, ओके, प्लस N1 बटा V, ओके, N2 माइनस N1 बटा R1। अब इसमें चेंज कर दिया, इनको घुमा दिया, कैसे? माइनस कॉमन लेकर, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, दोनों घूम गए। माइनस कॉमन लेते ही जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो N1 हो गया माइनस का और माइनस N2 हो गया प्लस का अपॉन R2। माइनस कॉमन क्यों लिया? ताकि यहाँ से भी कॉमन बन जाए, पूरा इक्वेशन सोल्व हो जाए। ये देखो N2 माइनस N1 कॉमन आ जाएगा और इनको प्लस का स्टेप पहले कर लो। N1 बटा V माइनस N1 बटा U, ओके, बराबर N2 माइनस N1 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, ओके। अब देखो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से N1 कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल N2 माइनस N1 कोष्टक 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। अब देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, इससे पहले यहाँ पर क्या था N1, उसको हम इधर ले गए बट्टा में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आप U देख रहे हैं, अगर आपको पता है कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, मैं बता चुका हूँ वो पहले भी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत वाले का फोकस पर बनता है, आपको ये अच्छे से पता है। तो U अनंत तो VF, तो 1 बटा ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, और 1 बटा अनंत को हम कहते हैं 0। तो क्या बचेगा? 1 बटा V की जगह आ जाएगा F, तो ये बचेगा केवल 1 बटा F जो हमें निकालना था। आगे की बात करें तो देखो N1 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, मतलब N2 अपॉन N1 और N1 बटा N1, ठीक है। तो N2 बटा N1 सेम है और ये हो गया आपका 1, ठीक है। और N2 अपॉन N1 को हम क्या कहते हैं? N21 माइनस 1, और ये आ गया सेम का सेम। और यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर है, लेंस मेकर सूत्र है, जो आपके बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि हम बात करते हैं पतले लेंस के लिए। तो देखो अब लेंस मेकर सूत्र है तो हमने बना लिया, लेकिन हम उसमें एक इक्वेशन करके आए हैं, कौन सी? कि 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। और 1 अपॉन यहाँ पर n था, n को तो हमने हटा दिया। अब देखो हमें पता है कि जब U को हम कर देंगे अनंत तो V हो जाएगा F, 1 अपॉन F। तो इसका मतलब 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल 1 अपॉन F। या फिर समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दीजिए ना, आप पीछे देखिए, आप समीकरण 3 और 4 की तुलना करोगे ना, तो ये स्टेप तो यहाँ से कट जाएगी, बचेगा क्या? 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर आ जाएगा 1 बटा F। तो ये क्या बन जाएगा? इसको हम कहते हैं पतले लेंस का सूत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी इमेज की हाइट और उसके ऑब्जेक्ट की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट ने कहा बिंब की हाइट से कि बता कितना है, दोनों ने अपना अनुपात निकाला और वो क्या हो गया? उसका आवर्धन हो गया, किसका? लेंस का हो गया। और आवर्धन के लिए आपको पता है भाई, प्रतिबिंब हमने मान लिया h डैश और बिंब की हाइट हमने मान ली h और बराबर V अपॉन U, ठीक है। अब उत्तल लेंस के लिए ये आवर्धन होता है पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए ये आवर्धन होता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं, जो आभासी जो प्रतिबिंब बनेंगे ना, उनके लिए क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, और जो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब होते हैं उनके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि उल्टे प्रतिबिंब नीचे की ओर जाते हैं ना और एक इमेज ऊपर की ओर है, तो प्लस माइनस का खेल हो गया। आभासी प्रतिबिंब में M पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि M पॉजिटिव है तो इसका मतलब बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या हैं? ऊपर की ओर बन रहे हैं। चलो ये बात होगी हमारे लेंस मेकर सूत्र की। अब इस लेंस मेकर सूत्र को कुछ और कंडीशन भी हैं, उन कंडीशन की भी हम बात कर लेते हैं, जिसमें से पहली कंडीशन है कि R1 तो क्या है? पॉजिटिव। किसके लिए? उत्तल के लिए। मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्रकाश आएगा इधर से, R1 किधर है? ये R1 हो गई। R2 किधर है? ये R2 हो गई, ठीक है। त्रिज्या, इसकी त्रिज्या इधर, इसकी त्रिज्या इधर, ठीक है। अब प्रकाश की दिशा में कौन सी है? R1 है, तो कैसी होगी? पॉजिटिव। R2 इधर है, कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। चलो अब 1 अपॉन F इक्वल N21 माइनस 1 अपॉन R1 फिर माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R2 कैसी है? देखो ये त्रिज्या R2 इधर होगी, प्रकाश इधर है, नेगेटिव होगी, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, ये हो गया पॉजिटिव। तो 1 अपॉन F
इक्वल N2 माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन क्या है R2। तो देखो अब आउटर लेंस की बात करें, अब आउटर लेंस के लिए देखो ये लीजिए, R1 तो आएगी इधर, R2 आएगी इधर, प्रकाश आएगा बाईं ओर से। तो देखो R1 कैसा होगा, नेगेटिव, R2 कैसा होगा, पॉजिटिव। R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, ठीक है। 1 अपॉन एफ इक्वल N2 माइनस 1 एक बटा माइनस R1 माइनस 1 बटा R2। चलो अब माइनस कॉमन ले दोनों में से, ले लिया, क्या बच गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, बस दैट्स ऑल। दोनों माइनस, इसमें माइनस है इसमें माइनस है, कॉमन ले लिया, ये प्लस हो गया बस। अब है उभयोतल जो हम पढ़ कर आए अभी, तो उभयोतल वापस सेम वही कंडीशन है, उभयोतल दोनों उत्तल है, तो R1 प्लस ये माइनस प्रकाश आ रहा है बाईं दिशा में, तो देखो 1 बटा एफ बराबर N2 माइनस 1 अपॉन R माइनस माइनस R, और ये हमने सॉल्व कर दिया इसको, ये आ गया। अब इसमें चेंज क्या किया हमने, चेंज हमने क्या है, R1 और R2 दोनों क्या किया है, बराबर लिया है। तो देखो R और R दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर लगभग बराबर ही होती है भाई, तो ये लघुत्तम ले लो आप इसका, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन R 2 अपॉन R, ठीक है, और गुणा में क्या आ गया N2 माइनस 1। और अब अगर ये मान लिया जाए कि वायु से कांच में जा रहे हैं आप, कहाँ से, वायु से कांच में जा रहे हैं, तो हमें पता है वायु का तो होता है अपवर्तनांक 1, हालांकि 1.00 समथिंग होता है वो, बट हम ऑलमोस्ट कैलकुलेशन में 1 ही मानते हैं, और कांच के लिए 1.5। तो हमें क्या करना है, N2 में क्या करना है, N2 अपॉन N1, तो 1.5 बटा 1 क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 1, तो हो गया आपका 0.5। अब 0.5 को आप क्या कर देंगे, गुणा 2 बट्टा में क्या आ गया R आ गया। अब 0.5 को गुणा 2 से कर दें, तो ये इसको सोल्व करते ही क्या आ जाएगा भाई, ये तो आ गया 1 बटा एफ बराबर 1 बटा R, तो ये हो गया एफ बराबर प्लस R। अब इसी का उल्टा प्रोसेस है, उल्टा कैसे, उभयावतल, उभया मतलब उभय दोनों, दोनों क्या है अवतल है। अब अवतल है तो R1 तो हो गया आपका नेगेटिव और R2 हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, प्रकाश बाईं ओर से। तो इसको सॉल्व करते हैं सेम तरीके से, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अपना यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और वापस वही कंडीशन हम ले रहे हैं कांच के लिए, वायु से कांच में आ रहे हैं, सॉल्व करेंगे, बस लास्ट में जाकर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत आपके इसमें आने वाली नहीं है, ठीक है। और साथ में ये ध्यान रखना, आप किसी द्रव में अगर लेंस को हम क्या करते हैं बच्चों, डुबो देते हैं, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और उसकी क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें देखते हैं आने वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो बच्चों मैं आपको बता दूं फिर से, हम क्वेश्चन साथ साथ ही कर रहे हैं, क्वेश्चन साथ साथ में ही कर रहे हैं, इसलिए आप ये मत सोचना कि हम अलग से कोई वीडियो उसमें क्वेश्चन का लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि टॉपिक अगर आप साथ साथ में सोल्व करते हो तो उसके फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आप जल्दी से उनके ऊपर कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला आपके याद हो चुका है, गोली पृष्ठ से अपवर्तन और लेंस मेकर सूत्र। देखिए उदाहरण 6 अपनी बुक का, ये वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोली पृष्ठ पर पड़ता है, n का मान हमें दिया हुआ है 1.5, वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलो बात कर लो, देखो N2 का मान भाई क्या क्या वैल्यू दी हुई है वो समझ लो एक बार। देखो कहाँ से, वायु से किस में आ रही है, कांच में, तो कांच का तो हो गया 1.5 हमें पता है, वक्रता त्रिज्या आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर ये रही, ठीक है, 1.5 हो गया, और पृष्ठ से दूरी है 100 सेंटीमीटर, तो U 99% माइनस ही होता है, जहाँ प्लस आएगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा। तो हमें निकालना कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, सब कुछ सारा खेल सेट हो गया, सेट हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ देखो गोलीय पृष्ठ, ठीक है, गोलीय पृष्ठ पे आ रहा है, वायु की बात कर रहा है, कांच की बात कर रहा है, मतलब वायु से कांच में अपवर्तन की बात कर रहा है, तो गोलीय पृष्ठ से क्या हो जाएगा, अपवर्तन का सूत्र काम में लेना है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा प्रतिबिंब की दूरी माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा बिंब की दूरी बराबर दोनों का अनुपात किसका, अपवर्तनांकों का बट्टा वक्रता त्रिज्या। अब हमें मान रखना है, देखो N2 का मान, ठीक है, N1 का मान, N1 का मान कितना हो बच्चों
1 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो देखो N2/V, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक कहाँ से आ गया, एक है N1 का मान, हवा का, वायु का, और ये माइनस 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर 1.5 माइनस 1 20, ये हो गया आपका N2 माइनस N1, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये हो गया आपका 1/100, ये हो गया 0.5/20। ठीक है, अब क्या करें, हमें तो मान निकालना v का, तो 1/100 को ले गए आगे की ओर, ये आ गया इसमें माइनस में 0.5/20 माइनस 1/100। अब 20/100 है, इसका आप पॉइंट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5/200। यहाँ से इसके आप ले लो लघुत्तम, कितने आ गए 200, 200 लघुत्तम आ गए। फिर आप इसको सोल्व कर दीजिए, दोबारा देखिए 200 है और ऊपर क्या है 5 है। ठीक है, तो हो गया 5 माइनस 2 हो गया। अब इसको सोल्व करके बच्चों हम निकाल देंगे v की वैल्यू, जो आ गई कितनी आगे बच्चों, इसको सोल्व करेंगे ना, ये आ गया 0.5, ये आ गया आपकी 100 सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल था, केवल हमें मान रखने थे। N2 1.5 कर देना और N1 कर देना 1, और फिर ये आप कर सकते हो। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। कोई जादूगर बच्चों खेल दिखाते समय क्या करता है, एक 1.47 अपवर्तनांक का एक कांच के लेंस को किसी द्रव्य से भरी द्रोणिका पात्र में डालकर क्या करता है, उसको अदृश्य से कर देता है, गायब कर देता है। द्रव्य का अपवर्तनांक क्या होगा, क्या यह द्रव्य जल हो सकता है। देखो लेंस को द्रव्य में मिलाने के लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए भाई, जितने 5 उंगलियां हम संगम मिला रहे हैं तो 5 के 5 से बंद बन रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें आप मिलाना चाहते हो तो कम से कम दोनों का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए मिलने के लिए। अगर दोनों का जब भी मिलन होगा तो दोनों, जैसे ये 5 उंगलियां पंजा बना लेंगे। ठीक है, तो 5 5 मिल गए ना। उसी प्रकार से जब आप मिला रहे हो किसी लेंस को, कांच को लेंस में मिला रहे हो, तो दोनों का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चलो देखते हैं अगर समान होता है ना तो फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। कैसे, जब N1 और N2 का मान क्या होता है बच्चों, N के बराबर होता है। तो सूत्र हमारा है ही, एक बटा है बराबर N2/N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। आगे कुछ नहीं करना, N2 N1 की वैल्यू क्या है, सेम है, तो 1/1, ये कट गया, ये 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, और 1/f बराबर 0। अब सारा 0 नहीं होगा, उल्टा करो इसको, तो f बराबर हो जाएगा 0/1 था ना, अब हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, अनंत हो जाएगा। अब अनंत होने का मतलब है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो अगर दोनों का अपवर्तनांक बराबर है तो जिस द्रोणिका में आपने उसको मिलाया है उसकी सतह पर हमें हमारा प्रतिबिंब दिखना चाहिए, अर्थात वो जो सतह है वो समतल दर्पण की तरह कार्य करेगी। लेकिन वो कह रहा है कि उसने तो गायब ही कर दिया, तो गायब कर दिया इसका मतलब वो जल तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जल का अपवर्तनांक तो 1.33 होता है, इसलिए ये कोई अन्य पदार्थ है। संभव है कि वो द्रव्य क्या है, ग्लिसरीन है, जिसका अपवर्तनांक 1.47 है। ठीक बच्चों, क्योंकि अगर इन्फिनिटिव अगर है तो वो समतल बनेगा, समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, जबकि उसने तो गायब कर दिया, तो इसका मतलब वो द्रव्य जल नहीं है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। हो सकता है वो द्रव्य क्या है, वो ग्लिसरीन है। ठीक है बच्चों, चलो उदाहरण एक और है। इस उदाहरण में बच्चों एक छोटी सी बात है कि पहला जो सवाल है f बराबर प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी दी हुई है और लेंस की क्षमता पूछ रखी है। तो लेंस की क्षमता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन एक साथ बना हुआ था लेंस मेकर के ऊपर, इसलिए हमने इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है। ठीक है, फिलहाल तो हम इसको इन शॉर्ट छोटा सा करके आपको बता देंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम लेंस की क्षमता के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो पहले में तो पूछा लेंस की क्षमता, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अपवर्तनांक, जबकि आपको दिया हुआ क्या है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, ओके, फोकस दूरी दी हुई है। बिल्कुल, जब सारा दिया हुआ तो आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगला जो सवाल ना वो कंपेरिजन सवाल है, उसमें से आपको जल की फोकस दूरी निकालनी है। चलो बात करते हैं पहले सवाल की। देखो बच्चों, P बराबर होता है 1/f। ठीक है, P होती है लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति, और f होती है फोकस दूरी। और यहाँ जैसे हम लेंस की शक्ति निकालते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तो ये मीटर में होनी चाहिए और मीटर में ही आपको दी हुई है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10/5, यहाँ आ गया +2D। D होता है डायोप्टर
जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अब देखिए उभयोतल लेंस की हम बात कर चुके हैं। ये लीजिए उभयोतल लेंस के लिए हमें इसमें देखो एफ पॉजिटिव उत्तल लेंस, R1 एक आगे की ओर एक पीछे, उभयोतल R1 R2। तो जो प्रकाश की दिशा में जाएगा, प्रकाश बाईं ओर से जाएगा इधर, तो जो प्लस होगा वो R1 होगा, R2 यहाँ पर माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र के अंदर मान रख दीजिए। देखो N2/N1 वायु से कांच, तो हवा का तो वैसे एक होता है, तो N लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/F बराबर N-1। आपके से N2 था, N2/N1, N2 N मान लिया बटा N1 हवा का 1/R1 माइनस 1/R2 मान रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/12 कोई दिक्कत नहीं है, N-1 प्लस 10 माइनस 15 सोल्व कर दिया इसको, ये हो गया प्लस, ठीक है, प्लस लेकर हमने इसका कर दिया बटा में कर 10 गुणा 15, ओके। और इसको सोल्व करके N-1 की हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ये हो गया 25 और 150 1/6 और ये हो गया 2, ठीक है। अब क्रॉस कर देंगे इनको, क्रॉस करते देखो ये हो गया N-1 ये मैंने आपको बताया कट जाएगा, क्या हो गया 1/2। क्रॉस ऐसे होगा कि ये -1 है, ये इधर आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1, और ये आप जानते हैं 3/2, और या आप कह सकते हैं 1.5। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 3/2 यानी 1.5 होता है। हमारा उत्तर सही है। चलो इसी के अंदर तीसरा सवाल है जो आपकी दिक्कत करेगा थोड़ी सी, लेकिन दिक्कत होने नहीं देंगे। देखो कैसे, FA मतलब हवा में फोकस दूरी दी हुई है पहले से 20 सेंटीमीटर, FW जो आपको सोल्व करनी है, W यानी वाटर, पानी में फोकस दूरी, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि पानी WA यानी हवा के अकॉर्डिंग पानी का अपवर्तनांक 1.33, ठीक है। G यानी ग्लास, तो हवा के सापेक्ष ग्लास का 1.5 है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में हम वायु से कांच में जाए ना, तो 1/FA मतलब FA के मान आएगा, ये लीजिए, ओके। N2/N1 तो 1.5 N2 बट्टा हवा से कांच में जा रहे हैं तो हवा का हो गया 1, तो 1.5 बटा 1 कितना होगा, 1.5 ही तो होगा, ठीक है। -1 R1 की वैल्यू, R1 R2 की वैल्यू, R2 क्योंकि हमें मान नहीं दिए हुए हैं R1 और R2 के, तो ये हम इसको सोल्व करेंगे। तो 1.5 माइनस 1 कितना आएगा, 0.5 आएगा, और हमारी पहली इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखो अब ये पानी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी के अकॉर्डिंग बात करें तो FW जो हमें निकालनी है, ठीक है। N2 1.50 कांच का अपवर्तनांक, कांच को पानी में डुबो दिए, ठीक है, तो कांच बटा पानी, पानी का 1.33 माइनस 1, और ये हमें पता ही नहीं है तो सेम का सेम रख दो, क्योंकि वैसे हम इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो एलसीएम लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे, 1.33 का एलसीएम, तो ये सेम ही आएगा 1.33, फिर इसको सोल्व किया तो ये आ गया, देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, भाग देना है। तो देखो 1/20, ओके, बटा 1/FW, तो FW चौथे स्टेप में आ गया तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये सोल्व करना है, 0.5 बट्टा 1.50 माइनस 1.33 बट्टा 1.33, तो 1.33 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 0.5 के गुणा में आ जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए, समझ गए ना भाई। इसका कैसे हो जाएगा, 1/20 1/FW, देखो अब ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा FW/20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये 20 को भेज दो इधर, ये भेज दिया। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करके बच्चों जब इनको भाग दे रहे हैं अपन, तो ये हमारा आंसर आ रहा है +78.2 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल देखने में हार्ड जरूर है, लेकिन अभी आपने किया है, आपने इसको आराम से समझा है, कोई दिक्कत आपके इसमें नहीं आएगी। बच्चों किताब का क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझो। अपवर्तनांक कितना है, 1.55, ठीक है। कांच के दोनों फलक समान वक्रता त्रिज्या, मतलब R1 और R2 का मान क्या है, बराबर, ठीक है। उभयोतल लेंस है, और भी अच्छी बात है। 20 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी
का लेंस है, एफ का मान है, तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब जो सूत्र ना, सूत्र में सेम का सेम जैसे इसने कहा ना वैसे वैसे मान रख दो आप, क्योंकि सूत्र दो ही आए इसमें, एक तो गोलीय अपवर्तन और एक लेंस मेकर सूत्र। तो यहाँ हम काम में लेंगे लेंस मेकर सूत्र, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दोनों समान है। अब ये देखो प्लस माइनस का खेल, उभयोतल एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, त्रिज्या एक इधर है एक इधर है, तो पहले वाली प्लस दूसरी वाली माइनस, पहले वाली प्लस और दूसरी वाली माइनस, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की दिशा ये होगी, जो प्रकाश की दिशा में होगी वो पॉजिटिव, प्रकाश के अपोजिट होगी नेगेटिव, ठीक है। एफ का मान हमें दिया हुआ है 20 और एन का मान दिया हुआ है 1.55, तो 1 बटा एफ यानी 1 बटा 20 बराबर 1.55 माइनस 1, और ये आप रख दो सेम। चलो 1 बटा एफ बराबर एन माइनस 1, 1 प्लस 1 बटा आर, और इसको सोल्व कर दिया, क्योंकि 1 बटा R1 माइनस 1 बटा माइनस आर, ये प्लस हो गया, सोल्व कर दो इसको एलसीएम लेकर, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 बटा आर आ जाएगा, ठीक है, 2 बटा आर आ गया। अब क्रॉस कर दिया, इनको क्रॉस कर दिया ना, तो आर यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, ठीक है। एन का मान रख दिया 1.55 माइनस 1, क्या बचेगा 0.55 गुणा 2 गुणा 20, इसको सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों वीडियो अगर आपको लग रहा है लंबा है, तो ये लंबा नहीं है, क्योंकि हमने इसमें दो तो डेरिवेशन किए, और जितने इन डेरिवेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं वो हमने साथ साथ सोल्व कर दिए हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, वो हमने सोल्व कर दी है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को आप एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार फिर से देख लेना और दोनों डेरिवेशन समझ लेना, क्योंकि इससे आपके बोर्ड में ज़्यादा नंबर आने की संभावना रहती है। तो बच्चों अब हम इसमें जो अगला वीडियो जोड़ेंगे वो होगा लेंस सूत्र, जो न्यूमेरिकल में हमारे बार बार काम में आता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।